नमस्कार प्यारे मित्रों, सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर्स MCQs श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था में पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन। ये UPSSC द्वारा आयोजित पिछले 30 प्रश्न पत्रों से प्रश्नों को लिया गया है और यहाँ पर संकलित किया जा रहा है, वीडियो में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। और इस भारतीय राज्य व्यवस्था के 2 वीडियो बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसी वजह से इस भारतीय राज्य व्यवस्था को 2 वीडियो में कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी के क्रम में देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं, संवैधानिक विकास से आया हुआ पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? किसने किया है भैया? तो M.N. राव के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, M.N. राव के द्वारा 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था। और बाद में इसको अगर मूर्त रूप देने की बात करें तो जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था, जो कि गांव में आयोजित पहला कांग्रेस का अधिवेशन है 1936 में, जिसमें इस संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। क्लियर है? तो M.N. राव राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कितनी थी भैया? तो 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, 15। शुरू में 10 थी। मूल संविधान जब संविधान सभा गठित हुई उसके बाद 5 और हो गई, तो कुल यहाँ पर पूछी गई हैं, तो कुल हो जाएंगी कितनी? 15 महिलाएं। क्लियर? अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि 2 लोग अध्यक्ष हुए हैं, एक तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर पूछा गया पहले अध्यक्ष, यहाँ पर पूछा गया डायरेक्ट पहले अध्यक्ष, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को राइट आंसर मानेंगे। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा ही चुने गए थे, हालांकि वो अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, बाद में स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये क्लियर आप ध्यान रखेंगे, स्थायी और अस्थायी पूछा जाएगा तब अलग है, लेकिन पहले डायरेक्ट पूछा गया तो सच्चिदानंद सिन्हा को ही हम राइट आंसर मानेंगे। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक परामर्श समिति हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अंदर से हो गया, क्योंकि अल्पसंख्यक परामर्श समिति में हम देखते हैं कि सरदार पटेल जी अध्यक्ष थे इसके, लेकिन उप समिति की बात कही जा रही है। इस वजह से इसमें देखो, अगर ऑप्शन आपको इसमें बताना पड़ जाए तो क्या बताएंगे? ठीक है, क्योंकि उप समिति आप हो सकता ना पढ़े हों, अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है। कौन सा आंसर सही होगा इसका? फिर H.C. मुखर्जी। ठीक है, कौन सा सही होगा? H.C. मुखर्जी। अल्पसंख्यकों की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो H.C. मुखर्जी थे। अगर अल्पसंख्यक परामर्श समिति की बात की जाती तो वहाँ पर सरदार पटेल आंसर लगाते हैं हम। हालांकि इसमें सरदार पटेल का ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ऑप्शन होता। ज़्यादातर यहाँ पर स्टूडेंट्स गड़बड़ी करते यहाँ पर। अगला प्रश्न, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति की बात की जा रही है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब प्रारूप समिति की बात की जा रही है, और इसके चेयरमैन मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसी वजह से इनको संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान का प्रारूप इनकी ही अध्यक्षता में तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान लिखा गया था, कितने दिन में लिखा गया था उसकी बात की जा रही है, क्योंकि ऑप्शन दिन वर्ष समय के हिसाब से दिए गए हैं। 2 वर्ष में? जी नहीं, 2 वर्ष में नहीं था, 3 वर्ष में भी नहीं होता, और 3 वर्ष से अधिक भी नहीं लगा था, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो समय था वो था कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है संविधान को बनने में। तो इसका मतलब 2 वर्ष से अधिक, लेकिन 3 वर्ष से कम की अवधि थी। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, में संविधान हमारा बनके तैयार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं, 29 अक्टूबर 1949, 22 दिसंबर 1949,
26 नवंबर 1949 और 3 जनवरी 1949। तो हम आपको बता दें कि इस ऑप्शन जो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और इसको लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? कौन सा कारक नहीं है जो कि संविधान के निर्माण में योगदान देता हो? ठीक है, नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसके लिए आप देखिए ऑप्शन दिए गए, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, या अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से यहाँ संविधान निर्माण से कोई भी तात्पर्य नहीं है, कोई भी मेल जोल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? ठीक है, यह एक लिखित संविधान है, बिल्कुल है ये तो विशेषता है इसकी। ठीक है, यह अनुमेय है, इस संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य है कुछ भागों के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, एक एकल है, यह एकल है, ठीक है, बिल्कुल एकल है। ठीक है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है? जी नहीं। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की बात की यार, ये वाला गलत हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर इसका सही होगा ये, क्योंकि इसमें अगर संविधान की हमारी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की जो शक्ति प्रक्रिया है ये संसद को दी गई है। ठीक है, तो राज्यपाल की बात की जा रही, राज्य के राज्यपाल और विधायक इसमें परामर्श नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने शब्दों में है? देखो थोड़ा गहरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये लगभग 1,20,000 शब्दों से मिलकर बना हुआ विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। इसमें 1,20,000 लगभग शब्दों का जो है प्रयोग हुआ है, बना है इतने शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो भारत रत्न और पद्मश्री उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री जैसे पुरस्कार हैं जिनको उपाधियां नहीं माना जाएगा, इन पुरस्कारों को उपाधियां नहीं माना जाता, इसी वजह से इनका जो प्रारंभ इसी अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत ही किया जाता है। क्लियर है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसको देख के आप ये समझ पाते हैं कि जो आपके पेपर का पैटर्न है वो कैसे बनता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। अगर आप पहले तैयारी कर चुके हैं तो ये आपका लास्ट टाइम होता है परीक्षा देने के पहले, आप पेपर थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर देख लें और पूरा का पूरा आपका एक बार में रिवीजन हो जाता है बिना किताब उठाए क्वेश्चन पेपर्स के देखकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात की जा रही है। कौन सा मौलिक अधिकार होगा? शिक्षा का अधिकार, इसमें अल्पसंख्यक से नहीं मतलब है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें भी नहीं मतलब है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी नहीं मतलब है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया गया है किसको? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए वो अपनी विशेष संस्कृति और शैक्षिक अपनी शिक्षा को बनाए रख सकते हैं, यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर अनुच्छेद की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे आते हैं भाग 3 में संविधान के, और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है अगर इसकी बात करें तो अनुच्छेद 29 और 30 में यह इनकी जो है बात की गई है। ठीक है, 29 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अनुच्छेद 32 की बात की जा रही है। ठीक है, के तहत आता है, किसके तहत आता है? अनुच्छेद 32 तो यह मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 32 कौन सा है? मूल अधिकार है। जब अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार में आते हैं तो उसी में मूल अधिकार अनुच्छेद 32 हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये कैसा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, कैसा अधिकार होगा? मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्य से क्वेश्चन है। ठीक है, मूल कर्तव्य से पूछा गया भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मौलिक कर्तव्य है। संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। लेकिन लोक चुनावों में वोट डालना यह हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं बनता है। तो इस वजह से ये वाला सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की संस्कृति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही भाग 4 का संविधान में बनाया गया, जिसमें अनुच्छेद 51 का बनाया गया और उसी में हमारे मूल कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य क्लियर, ये मूल कर्तव्य 51 का अनुच्छेद भाग 4 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की सुझाव दिया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से वही पूछा जा रहा है। आंसर क्या लगाएंगे आप? स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वह 11 मूल कर्तव्य हमारे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले 10 हुआ करते थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया और कहा गया कि प्रत्येक माता पिता अथवा संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करवाना है। ठीक है, यही हमारा क्या है? 11वां मूल कर्तव्य। क्लियर है, तो 11 मूल कर्तव्य हैं प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से आई हुई है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 100। ठीक है, जब संसद सत्र में नहीं होता है, संसद मतलब सत्र नहीं चल रहा होता है, तो यह राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि अध्यादेश जो है जारी कर सकता है किसी भी कानून या किसी भी विधेयक पर। ठीक है, जिसको जो है संसद सत्र शुरू होने के तक जो है इसको टाला नहीं जा सकता है और संसद सत्र शुरू होने के अधिकतम 6 महीने के अंतर इसको जो है पारित करना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों को मनोनयन। ठीक है, मनोनयन जो कि कला, संस्कृत, साहित्य आदि के क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका जो है मनोनयन किया जाता है, नामित इनको किया जाता है 12 सदस्यों को। लोकसभा में बात की जाए तो 2 आंग्ल जो भारतीय लोग होते हैं, ठीक है, उनकी 2 सदस्य संख्या है। राष्ट्रपति उनका जो है मनोनयन करते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में 12। अगला है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? वही क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो एक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र में मतलब क्षेत्र के रूप में घोषित करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की ही अनुमति जरूरी है। तो बी ऑप्शन सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बिना भारत के राष्ट्रपति की अनुमति के अनुसूचित क्षेत्र नहीं घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? अगर त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना है तो अपना वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और अगर उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को देता है। क्लियर, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो किस राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था भैया? डॉक्टर शंकर दयाल, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, अगले ऑप्शन है वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी। तो सही ऑप्शन जो इसका होगा ऑप्शन सी, वीवी गिरी। ठीक है, ये डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो है गए हुए थे, तो वहाँ पर इन्होंने जो है सीन फीन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था 1916 में। ठीक है, तो वीवी गिरी नाम याद रखेंगे ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे। तो नीलम संजीव रेड्डी, काफ़ी ज़्यादा इनसे संविधान में क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? छठे, संजीव रेड्डी कौन से राष्ट्रपति थे? छठे राष्ट्रपति थे और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर है।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? फिर से देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन होगा, पिछले प्रश्न में चर्चा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? देखो कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी वही है, ठीक है। अगला प्रश्न, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, तो रामनाथ कोविंद वर्तमान में इस समय हमारे राष्ट्रपति हैं, और ये कौन से राष्ट्रपति हैं हमारे? तो 14वें राष्ट्रपति हैं हमारे। कौन से राष्ट्रपति? 14वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की जा रही है, किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो 54, 63, 66 या फिर 74? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66 के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। निर्वाचन कैसे होता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है मिलकर जो है इनका निर्वाचन करते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। क्लियर है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह जो अधिकार दिया गया है ये राज्यसभा को दिया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है इस पद का निर्वहन जो कर रहा है वो राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में करता है, इसलिए यह अधिकार किसको है? राज्यसभा को है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? क्षमादान कहा जाता है, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72, सी ऑप्शन सही है। यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा के अध्यक्ष जो सभापतित्व जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही होते हैं। तो हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति इस समय 2018 से कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। क्लियर है? एम वेंकैया नायडू हमारे सभापति राज्यसभा के हैं और उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संसद से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, संसद से प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? तो लोकसभा में सीटों की संख्या इनके लिए 131 आरक्षित की गई है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ठीक है, तो प्रथम लोकसभा आयोजित करने की बात की जा रही है, मतलब इसका मतलब ये बैठक की बात कर रहे हैं कब हुई थी? तो यह हुई थी 13 मई 1952 में। प्रथम बैठक की बात की जा रही है। अगर हम चुनने की बात करें कि लोकसभा चुनकर कब आई थी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अप्रैल 1952 में, ठीक है, ये जो है अस्तित्व में आएगी हमारी लोकसभा। ठीक है, निर्वाचित लोकसभा की अगर बात करें हम, और इसकी पहली बैठक जो होगी वो 13 मई 1952 को होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? कौन सा संसद का कार्य नहीं है भैया? विधायी कानून और वित्तीय कार्य, बजटीय धन बिल और बजटीय कार्य करती है। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में संविधान यानी संशोधन शस्त्र में परिवर्तनों का चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। यहाँ पर यह दिक्कत कर गया। ठीक है, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगली बार, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अवधि है वो है कितनी? 1 माह। निजी विधेयक के लिए बात की जा रही है। ठीक है, न्यूनतम जो अवधि होगी इसके लिए 1 माह की होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए न्यूनतम जो आपके पास सांसदों का समर्थन होना चाहिए वो 50। ठीक है,
भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पेश कर रहे हैं तो उसके लिए न्यूनतम 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? अधिकतम ताकत की बात करें और भी लोकसभा की तो 552 है। लोकसभा की अधिकतम ताकत कितना है? 552, जो कि 2026 तक इसको निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा के अगर निर्वाचित क्षेत्र की बात करें तो 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं। ठीक है, और ये प्रथा चली आ रही है 1971 से, और इसको 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा इसको बढ़ाकर 2026 तक नियत कर दिया गया है। तो निर्वाचित क्षेत्र हमारे पास कितने हैं? 543, और अधिकतम पावर कितनी है लोकसभा की अधिकतम ताकत? वो है 552 सीटों की। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इस समय अगर हम वर्तमान में एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि निर्वाचित क्षेत्रों से कितने सदस्य आ सकते हैं? तो निर्वाचित क्षेत्रों से इस समय 530 जो है सदस्य जो है राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से आते हैं, और इसमें 20 और जोड़ दिया जाए। ठीक है, और ये आएंगे संसद जो होंगे संघीय क्षेत्रों, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से आते हैं निर्वाचित होके। ठीक है, और 2 जो सदस्य होंगे वो आंग्ल भारतीय होंगे, +2 आंग्ल भारतीय होंगे। तो कुल मिलाकर 545 जो यहाँ पर अभी वर्तमान जो लोकसभा सदस्यों की संख्या पूछी जाए, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 है, ये वर्तमान की है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कोई परिवर्तन, निर्वाचन क्षेत्र पूछ रहे हैं तो 543 पिछले प्रश्न में चर्चा की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका कार्यकाल कितना होगा भैया? लोकसभा सदस्यों की बात की जा रही है 5 वर्ष। लोकसभा कितने साल के लिए? 5 वर्ष, और राज्यसभा 6 वर्ष के लिए। क्लियर? अगला, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, मतलब अध्यक्ष कौन थे, बात की जा रही है। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, पहले स्पीकर। भारत में निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। तो भारत में अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा रहा, मतलब सर्वाधिक रहा है? तो डॉक्टर बलराम जाखड़ हैं जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ये 1980 से लगाकर 1989 तक जो है पीठासीन रहे थे, अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ होता है क्या? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। ठीक है, शून्यकाल। सबसे पहले प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल के बाद संसद में शुरू होता है कौन सा? शून्यकाल। शून्यकाल में अति महत्वपूर्ण विषय की चर्चा बिना जानकारी, अग्रिम जानकारी दिए बगैर ये प्रश्न उठाए जा सकते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण विषय होते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो सांसद निधि की पूछी गई। सांसद निधि की वर्तमान निधि इस समय 5 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए? आयु कितनी होनी चाहिए? सभी को पता है कितनी होनी चाहिए भैया? देखो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम सीमा कितनी है? लोकसभा चुनाव, वही बात आ गई, तो 25 वर्ष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम? तो लोकसभा विधानसभा के लिए कितनी? 25 वर्ष। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं होता है, महान्यायवादी जी नहीं होता है, विपक्ष का नेता, बिल्कुल विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का नेता होता है, और ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या पूछी जा रही है कि राज्यसभा में कितनी है। ठीक है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश से? तो 31 है। कितनी है? 31 है। लोकसभा में 80 है। क्लियर? अगला देखते हैं, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखो, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, मतलब एक शक्ति है, बाकी तो सारे गलत ही होंगे। देखते हैं कौन सी शक्ति भैया एक है, पढ़ते हैं। यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है, या धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश और लागू कर सकता है,
गलत है भैया। यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रस्ताव मंजूरी देता है, ये भी गलत है। ठीक है, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव दे सकता है। बिल्कुल संशोधन का सुझाव दे सकता है, उसमें बना नहीं सकते हैं। जो लोकसभा भेज देगा वहाँ इनको पारित करना पड़ सकता है और संशोधन का केवल सुझाव दे सकते हैं। ये सही है, ये सही है। यह आपातकाल की घोषणा करता है, ये भी नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है केंद्रीय कार्यपालिका से प्रश्न आए हुए हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, जो अनुच्छेद 75 का 1 में यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री जो नियुक्ति करेगा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? कौन होंगे? तो यहाँ पर बात की जा रही उप प्रधानमंत्री के रूप में, तो वीपी सिंह जी हैं, ये उप प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे हैं। मोरारजी देसाई रहे हैं, देवीलाल भी रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी भी रहे हैं। ठीक है, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो लाल कृष्ण आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? तो गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री हमारे थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन गोविंद बल्लभ पंत लिखा गया है। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो होंगे वो सरदार पटेल होंगे। ऑप्शन बी सही है। लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है और यह पहले उप मुख्य प्रधानमंत्री भी भारत के रहे हैं। ठीक है, 47 से 50 तक। तो ये रहे इस पार्ट के आपके क्वेश्चन संविधान से संबंधित। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर प्रतिक्रियाएं आपकी अच्छी मिलती हैं तो इस संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के जो बचे हुए प्रश्न हैं अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।